गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं श्रीनिवास पांडे आप सभी लोगों का स्टडी 91 के ऑनलाइन चैनल पर स्वागत कर रहा हूं। सब लोग जल्दी जल्दी आ जाइए। और आज आपको मालूम है, मैंने कल ही बोला था कि जो ध्वनि है आपका, ध्वनि का ये पार्ट 2 स्टार्ट हम कर रहे हैं, क्योंकि ध्वनि कल पूरी हो नहीं पाई थी और कुछ बातों में मेरा समय चला गया था। हालांकि वो वीडियो कट करके पड़ी हुई थी, लेकिन ठीक है, आपके काम आ जाएगी वो, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना टॉपिक। कल हमने जो एंड किया हुआ था, और मैंने कल भी बोला था कि जिन लोगों को यार क्वेरीज हों वगैरह वगैरह, जो भी सुपर टेट को लेकर या मुझे से कुछ बात करनी हो अगर आपको, तो आप इस नंबर पे, जो ऑफिस का नंबर है, आप इस पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, नंबर क्या है वह 70077373455 एंड 9455069191। ठीक है, 9455069191। ये आपके क्या है, ये आपका जो है ऑफिस के नंबर्स हैं। किसी को अगर पर्सनली अगर कुछ भी सिलेबस से लेकर के, कोर्स को लेकर के, पढ़ाई से लेकर के कुछ बात करनी हो तो वो ज़रूर कांटेक्ट करें। अगर मैं अवेलेबल रहूँगा 12 से 5 के बीच में, आप कॉल करिए, तो जहाँ तक है बात हो सकती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ध्वनि का पार्ट 2। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से ध्वनि डिपेंड कर रही थी, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम किस तरह से देख रहे थे, ठोस में ज़्यादा है, किस में ज़्यादा। इसके बाद हमने 20 प्रश्नों की जो श्रृंखला बहुत अच्छी देखी थी। आज भी वैसी ही श्रृंखला आपके पास मिलेगी, लेक्चर के लास्ट में हम उसको भी डील करेंगे। ठीक है, तो कोशिश करिए सब साथ में बने रहिए। बिहार पीसीएस, एनटीपीसी या आने वाले अगले जो 15 से 20 दिनों में जो एग्ज़ाम है, जो अभी मेरे लेक्चर्स हुए, आप उनको प्लीज़ जा करके रिव्यू करिए। यार जिसका एग्ज़ाम है आप देख लेना, आप साइंस मत पढ़ना, और ना सवाल फंसे तो आप बोलना मुझसे। ठीक है, पूरा अगर लेक्चर ध्यान से सुनोगे तो बहुत मज़ा आएगा और बहुत आराम से आपको सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, और एग्ज़ाम में डिट्टो वैसे ही सवाल फंसते हैं यार। ठीक है, पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा रहा है, तो आप समझ रहे हैं कि कोई अगर इतने दिन से पढ़ा रहा है, पिछले 6 साल से, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि उसको आपसे तो ज़्यादा ही कुछ ना कुछ मालूम होगा। कुछ मामलों में तो ज़्यादा ही पता होगा, और मामलों में आप मुझसे, मेरे भी बाप हैं, लेकिन कुछ मामलों में तो पता ही अच्छे ही होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ठीक है, देखिए साउंड जो है, अब ये बोर्ड, ठीक है, बहुत से लोगों को बोर्ड से भी परेशानी थी, तो हालांकि मैंने लास्ट क्लास में भी बोर्ड अपना चेंज किया हुआ था, यहाँ पर भी चेंज किया है। तो अब हम साउंड की बात कर रहे थे, है ना। अब साउंड की बात कर रहे थे, अब ज़रा देखते हैं यहाँ पे हम किन चीज़ों की बात करेंगे। कलर मैं आपके लिए कोई ठीक ठाक ले रहा हूँ ताकि आपको सब दिखे, है ना। साउंड, ध्वनि, आप लोग के कहने पे मैंने अपना लिखने का भी जो है स्टाइल है वो थोड़ा चेंज कर दिया, ताकि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आए, है ना। तो साउंड में हम चल रहे थे। आज मैं आपको देखिए किन किन चीज़ों की बात करूँगा। साउंड इंटेंसिटी, साउंड इंटेंसिटी, इसके बाद इको, अभी मैं अंग्रेजी भी लिख रहा हूं, इको। तीसरा लिखूंगा आपका पिच, रेजोनेंस, पांचवा डॉपलर प्रभाव, डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, क्या है डॉपलर इफेक्ट, है ना, डॉपलर इफेक्ट। तो इस क्लास में मैं आपको इनकी बात करूंगा, यहां से सवालें बनती हैं। जरा देखते हैं हम लोग किस तरह से इस चीज को डील करने वाले हैं, इन 5 चीजों को। साउंड इंटेंसिटी मतलब ध्वनि तीव्रता, साउंड इंटेंसिटी मतलब ध्वनि तीव्रता। इसको अगर एक दूसरी भाषा में कहें तो इसके लिए आप एक और शब्द कह सकते हैं, नॉइज, तीव्रता। अब भैया नॉइज शोर है,
अगर मैं आपको कहूं शोर में और एक मधुर ध्वनि में क्या अंतर है, तो हमेशा याद रखिए शोर कानों को खराब लगता है और ध्वनि जो मधुर संगीत होता है कानों को अच्छा लगता है, बस यही इसका अंतर है। अगर आपसे कोई कहे नॉइज क्या है, तो नॉइज इज एन अनवांटेड साउंड विच इज अनप्लीजेंट। यह एक ऐसा साउंड है जो कि हमको अनप्लीजेंट लगता है, अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, तो उसको हम शोर कह देते हैं, नॉइज कह देते हैं, ठीक है। तो नॉइज, इसको जो ध्वनि तीव्रता है इसको नापा जाता है डेसिबल्स में। तीव्रता, जितना ज्यादा लाउडनेस, आप ऐसे कहिए लाउडनेस, लाउड, ऊंची आवाज, भारी आवाज, है ना, ऊंची आवाज दूर तक जाएगी तो लाउडनेस, है ना, लाउडनेस। तो यहां पे मैं यही टॉपिक आपका स्टार्ट कर रहा हूं, तीव्रता, है ना, या आप साउंड इंटेंसिटी कह लीजिए यार, साउंड इंटेंसिटी, है ना, साउंड इंटेंसिटी। ध्वनि कितनी दूर तक जाएगी, कितनी दूर तक जाएगी, यह निर्भर करता है इसकी लाउडनेस पर। किसके ऊपर? लाउडनेस पर। इसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा आप तेज बोलेंगे तीव्रता उतनी ज्यादा होगी, ध्वनि उतनी ज्यादा दूर तक जाएगी। इसको मेजर किया जाता है डेसिबल्स में। इन व्हाट? डेसिबल्स। याद रखिएगा डीबी ऐसे लिखते हैं, डीबी, डेसिबल्स, डेसिबल। और ये लॉगरिथमिक स्केल होती है, इसको आप ना ज़्यादा जानिएगा, लॉगरिथमिक स्केल होती है यह। जो लोग इंजीनियरिंग के छात्र होंगे, अगर यह वीडियो देख रहे होंगे तो उनको मालूम होगा कि बोर्डे प्लॉट, निक्विस्ट प्लॉट जो होता है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है डेसिबल्स का। कंट्रोल सिस्टम का पार्ट है, कंट्रोल सिस्टम या कम्युनिकेशन सिस्टम्स वगैरह में पढ़ते हैं इस चीज़ को। तो ठीक है, हमारे लिए डेसिबल कल जानना है। क्या है डेसिबल? डेसिबल ध्वनि की तीव्रता। जितना ज्यादा ध्वनि रहेगा, जितना ज्यादा लाउड रहेगा उतनी दूर तक आवाज जाएगी, और कम रहेगा तो सुनाई नहीं पड़ेगा, है ना। अब यहां से सवाल क्या बनेगी वो देखने वाली बात है। ये तो मैंने बता दिया डेसिबल्स लाउडनेस पर डिपेंड कर रहा है। अब सवाल ये बनेगा कि कितने, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स के क्या क्या डीबी की रेंज होती है, कि डेसिबल वैल्यू उसमें क्या आती है। जैसे अगर शोर भी होगा तो डेसिबल्स में ही तो होगा, है तो साउंड ही ना, है ना। हवाई जहाज उड़ रहा है तो है तो साउंड ही ना, उसका भी तो होगा, तो आवाज की लाउडनेस ही तो होगी। वह सब किस में लिखी जाएगी? डेसिबल्स में लिखी जाएगी। याद रखिएगा, हर्ट्ज में आवृत्ति लिखी जाएगी, और तीव्रता के लिए अगर बात करेंगे, लाउडनेस के लिए बात करेंगे तो क्या लिखा जाएगा? डेसिबल लिखा जाएगा। अब जरा देखते हैं, एक फोटो है मेरे पास, वो बहुत क्लियर तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं प्रयास करूंगा कि उस पे मैं जो है बगल में लिखता चलूं, आप उसको थोड़ा सा मैनेज करिएगा, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं। ये फोटो है अपने पास, लेकिन ये देखिए क्लियर नहीं है, ठीक है ना, ये क्लियर नहीं है, तो मैं यहां पे आपको क्लियर लिखने के लिए मैं यहां पे बात करता हूं। देखिए ये डेसिबल वैल्यू दी है डीबी, मैं यहां से लिख रहा हूं, वो आप देखिएगा 10 डीबी। जो पत्तों की सरसराहट रहती है, पत्तों की जो सरसराहट होती है, ठीक है ना, रसलिंग लीव्स, पत्तों की जो सरसराहट रहती है, रसलिंग लीव्स, पत्तों की जो सरसराने की आवाज आती है वो 10 डीबी के आसपास की रहती है, ठीक है। कोई आयोग 20 डीबी कभी कभी मान लेता है, पर इसका जो एक नॉर्मल रेंज का आंसर है दैट इज 10 डीबी। फाइन, मैं यहां लिखता चल रहा हूं, नोट करते जाइए, यहां से सवालें आती हैं। इसके बाद अगर देखेंगे, जो हल्की वर्षा हो रही होती है, जो हल्की वर्षा हो रही होती है, लाइट रेन, लाइट रेन का मतलब है कि हल्की वर्षा, है ना, उसके लिए आता है भैया 40 डीबी। क्या आता है? 40 डीबी। नेक्स्ट अगर देखिएगा जरा आप, अगर नॉर्मल बातचीत अगर देखें, नॉर्मल टॉकिंग अगर कर रहे हैं आप,
नॉर्मल कन्वर्सेशन अगर हो रहा है, बातचीत कर रहे हैं, सामान्य बातचीत अगर कर रहे हैं, गुस्से उससे में नहीं है, एकदम नॉर्मल बात कर रहे हैं, तो 60 dB। 60 dB देखिए यहां लिखने का मतलब है जैसे 10 से 15 dB, लाइट रेन हो गया है 40 से 45 dB, ऐसे मान लीजिए। कन्वर्सेशन है जैसे 60 से 65 dB, तो प्लस माइनस 5-10 का लेके चला जाता है, ठीक है। वो भी इतने मूर्ख नहीं है कि आपको वैसा दे दे कि सवाल कोई कर ही ना पाए, फिर वो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो जाएगा, बाद में हटाना पड़ जाता है, कई बार इस तरह का केस हो चुका है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, आपने लिखा नॉर्मल कन्वर्सेशन 60 dB। इसके बाद जरा आगे आते हैं, ट्रैफिक, जो ट्रैफिक रहता है जहां पे शोर हो रहा होता है, ट्रैफिक चौराहा जो होते हैं, वहां पे अगर आप देखेंगे तो 80 dB, 80 dB, ठीक है, 80 dB, समझ रहे हैं, 80 dB। इसके बाद जो आपको मालूम है, जो ड्रिल होता है, जो हाथ से ड्रिलिंग मशीन होती है जिसपे छेद करते हैं दीवार में, जो ड्रिल मशीन होता है, ड्रिल मशीन जो होता है उसके लिए क्या है भैया, 100 है ड्रिल मशीन, उसके लिए 100 dB के आसपास, है ना। मैं वही चीजें आपको लिख रहा हूं। और यार यहां पर दोस्तों एक बात और, आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं, है ना, ऐसा नहीं कि आप कॉमन सेंस नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। अब मैं कह दूं ये ड्रिलिंग मशीन हो रही है, उसी के बगल में जनरेटर रखा है, तो आप समझ रहे दोनों के इक्विवेलेंट उसी के आसपास रेंज आएगी, तो यहां कॉमन सेंस का भी एक बहुत बड़ा रोल आता है, ठीक है। चलिए, तो ये ड्रिलिंग मशीन हो गया। चेन सॉ, जो चेन सॉ होती है, जो काटने वाली आरे वाली मशीन आप ऐसे कह लीजिए, या जिससे पेड़ वेड़ काटे जाते हैं, उसके लिए आप 110 dB, 110 dB, 110 dB का मतलब है 105 से लेके 115, या 110 से लेके 105 से 110, या 110 से 115, इस तरह की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये आया। और चीजें अगर जरा देख लीजिए, ठीक है, और जरा देख लीजिए, जो बैंड्स होते हैं, जो गाना वाना बजाते हैं, जो बैंड्स आते हैं, ठीक है, रॉकिंग बैंड्स, तो उनके लिए रॉकिंग बैंड्स जो होते हैं, उसके लिए देखिए कितना है, तकरीबन जो है आपका 130 dB, 130 dB, 130 dB, ठीक है ना, 130 dB। जो पटाखे वगैरह होते हैं, या जो पटाखे बुलाए जाते हैं शादियों में भयानक, और जो हवाई जहाज जेट उड़ाए जा रहे होते हैं, उनका तकरीबन इसी रेंज में रहता है, 140 से 150 dB, ठीक है। ये पटाखे, फायरवर्क्स, कहाँ है, फायरवर्क्स, है ना, या जो जेट प्लेन रहते हैं, या जेट प्लेन्स, ठीक है, जेट प्लेन्स, ठीक है। अब इसके बाद अगर देखेंगे, जो रॉकेट लॉन्च किया जाता है वो 180 dB, जो रॉकेट लॉन्च किया जा रहा है वो 180 dB, रॉकेट जो जा रहा होता है 180 dB। तो आपने देख लिया, यहाँ पे मैंने कई चीजें लिखी हैं। एक नॉर्मल इंसान अपनी हियरिंग लॉस कर देगा अगर वह लगातार 170 dB या उसके ऊपर के संपर्क में है, तो वो अपनी हियरिंग लॉस कर देगा उस टाइम, ठीक है। बाद में कुछ दिनों तक में हियरिंग लॉस कर देगा, जब तक क्षमता है, कान की अपनी अपनी क्षमताएं हैं, ठीक है। तो जैसे औरतों के कान वगैरह आप समझ रहे हैं, तो जिस तरह कान की जो क्षमताएं हैं वह अपना वहाँ पर अगर जब तक सह पाएगा, नहीं तो इसके बाद वो क्या होगा, उसको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इंटेंसिटी आपको समझ में आई, क्या ध्वनि की तीव्रता आपको बात समझ में आई, क्या है, किस तरह से हो रही है बात। चलिए आगे चलिए, मैं कुछ बातें और बताता हूँ आपको, फिर हम आगे नेक्स्ट चीज़ पे चलेंगे। हमेशा याद रखिएगा, मैंने बताया आपको इको, नेक्स्ट टॉपिक तो जो था हमारा उसी में प्रतिध्वनि, क्या है, प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि का मतलब है कि आवाज का लौट करके वही आवाज अपने आप को वापस सुनाना, है ना, उसी आवाज का लौट करके वापस सुनाई पड़ जाना, ये क्या कहलाता है, आपका प्रतिध्वनि कहला रहा है। तो जाहिर सी बात है, जाएगी आवाज, लौट के आएगी, समय लगेगा। तो प्रतिध्वनि का मतलब है कि अपनी ध्वनि कुछ समय बाद, कुछ समय अंतराल, कुछ समय का मतलब यहां 4-5 दिन नहीं, ठीक है, सेकंड का जो रहता है वह वापस सुनाई पड़ना प्रतिध्वनि कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, प्रतिध्वनि कहलाता है।
अब जैसे मुझे ही कोई बुलाए, श्री करके बुलाए, श्री 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 श्री, गूंजती है ना आवाज, है ना। तो अब जो है यह जो आवाज गूंज रही है, जो टकरा करके वापस सुनाई पड़ रही है, वह क्या आता है, वह इको कहलाता है। तो प्रतिध्वनि आने के लिए वह मैटर भी डिपेंड करता है कि सामने क्या है। पर्दा और लोग लगाए रहते हैं घरों में, खाली कमरे में जाइए तो आवाज गूंजती है, बंद कमरे में जाइए जिसमें सामान कम भरा हुआ रहे, पर्दे वर्दे लगे रहे वगैरह वगैरह चीज़ों से है, अगर वहाँ पे है सामान है उस कमरे में, तो आपको प्रतिध्वनि नहीं सुनाई पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें सोख लेती हैं आवाज़ को। जो साउंड वेव निकल रही है, जो ध्वनि की तरंग निकल रही है, उसको क्या काम कर रहे हैं, उसको यह सोख ले रही होती हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको मोटा मोटी बात समझ में आ गई मैं क्या कह रहा हूँ। तो प्रतिध्वनि होने के लिए जो मिनिमम दूरी होनी चाहिए, मिनिमम लेंथ होनी चाहिए, वो 17 मीटर की होनी चाहिए। मिनिमम दूरी का यहाँ कहने का मतलब है कि अगर मैं हूं और मैं बोल रहा हूं और मेरी आवाज अगर वापस सुनाई आनी पड़ेगी, तो कम से कम मेरे और जिस चीज से आवाज मेरी टकरा करके वापस आ रही है उसके बीच की जो कम से कम दूरी है वह 17 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, ये निकाला जाता है, पर आप इतना केवल आपके लिए केवल इतना इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए कि एक श्रोता एक जो वक्ता है, मान लीजिए मैं ही हूं, मैं सोर्स हूं, मैं बोल रहा हूं, और जो टकरा करके जिस चीज से है वापस आ रहा है, तो मेरे और उस चीज के बीच की जो दूरी है वह क्या होगी, वह कम से कम 17 मीटर होनी चाहिए प्रतिध्वनि प्राप्त करने के लिए। ठीक है, उससे ज्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है, तो कम से कम 17 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रतिध्वनि प्राप्त करने के लिए कम से कम 17 मीटर होनी चाहिए। जो आपके चमगादड़ हैं, डॉल्फिन्स हैं, यह सब अपना जो है भोजन जो प्राप्त करती हैं वह इसी प्रतिध्वनि के माध्यम से प्राप्त करती हैं। ठीक है, यह इस्तेमाल करती हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स का, पराश्रव्य तरंगों का इस्तेमाल करके चमगादड़, बैटमैन और जो इस तरह के जीव हैं, यह अपना क्या काम करते हैं, यह अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स निकाल करके, कौन सी वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स निकाल करके वह टकराती है और यह वापस आती है, उनको समझ में आ जाता है कि यह इतनी दूरी पर यह वस्तु है, मेरा शिकार है। ठीक है, क्या बात समझ में आई आप सभी लोगों को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो यहां पर याद रखिएगा, तो ध्वनि के लिए, इको के लिए अगर मैं आपको स्पीड की बात करूं, इसी का हम प्रभाव, यही मैं आपको डॉपलर इफेक्ट भी अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। जो इको प्रतिध्वनि है, सोनार आपने सुना है, सोनार साउंड आती है भैया, मैं कोई फालतू की बात करता नहीं हूं क्लास में। साउंड नेविगेशन, ये इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसका फुल फॉर्म है ये। यह क्या काम करता है, इसी प्रतिध्वनि की इस्तेमाल करता है सोनार। यह जहाज़ों में इस्तेमाल किया जाता है, बड़ी चीज़ों को खोजने के लिए, समुद्र की गहराई नापने के लिए, तट रक्षा के लिए भी इसका इस्तेमाल सोनार का किया जाता है। ठीक है, कैसे किया जाता है वो थोड़ा सा आप देख लीजिए, इसके ऊपर सवाल किस तरह से बन सकती है वो देख लेते हैं। बाकी जो चीज़ें मैंने बोल दी आपको अभी, चमगादड़ वाली बात आप समझ रहे होंगे, इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, बोल तो मैं सब कुछ देता ही हूँ यार, ठीक है, अगर आप लेक्चर अच्छे से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी चीज़। अब जरा देखते हैं सोनार जो है कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, शिप्स में इस्तेमाल किया जा रहा है। और मैंने अभी आपको बताया किस लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, खोई हुई चीज़ों को ढूंढने के लिए, या समुद्र की गहराई मापनी है उसके लिए, तट रक्षा में भी इस्तेमाल होता है, कोई मिसाइल छोड़ दिया तो कहाँ पर है पता करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो जरा इसकी एक दो सवालें देख लेते हैं, किस तरह से इसकी सवालें बन सकती हैं, ज़रूरी है थोड़ा दिमाग लगा के देखिएगा। ठीक है, केवल एक सिंपल फार्मूला आपको बताना है, आपको मालूम है चाल बराबर दूरी बटा समय, बस इतना याद रखना है, चाल बराबर दूरी बटा समय। स्पीड, मान लीजिए शिप है, कोई बना दे रहा हूं, ठीक है ना, मान लीजिए शिप है कोई, ठीक है, यहाँ से मान लीजिए सोनार लगा हुआ है, तो ये नीचे गया, मान लीजिए ये समुद्र तल है, तो सोनार की वेव गई यहाँ से, साउंड वेव, ध्वनि तरंग गई, और ध्वनि तरंग क्या हो गई, वापस भी आई है टकरा करके। ठीक है, तो अगर हम ये कहें कि यह दूरी कितनी थी आपकी, d थी, मान लीजिए कितनी थी, d थी,
कितनी थी, d थी, है ना, d थी मान लीजिए। और ध्वनि का वेग आपको पता ही है, जल में तकरीबन मान लीजिए 1200 मीटर मान लेते हैं। वेलोसिटी कितनी थी, वेग कितनी थी, v मीटर प्रति सेकेंड, है ना। तो ये बताइए हमने भेजा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा यहां मैं क्या बताना चाह रहा हूं। हमने यह भेजा है और यह टकरा करके वापस आ रही है, हमने भेजा है और टकरा करके वापस आ रही है, ठीक है, हमने भेज दिया, टकरा करके वापस। तो पहले तो गई है d दूरी और फिर d दूरी आई है, तब तो आवाज सुनाई दी। तो मान लेते हैं t समय बाद सुनाई दी, t समय बाद। लेकिन इस t समय में यह कितनी दूरी चली है, एक आई है और ये वापस गई, तो 2d दूरी गई है। तो यहीं पे यहां दिमाग लगाना है। तो वेग बराबर यहां से क्या होगा, कुल दूरी कितनी चला, एक बार d जाने का एक बार d आने का, तो 2d और बटा समय क्या है, टोटल समय जो लिया वो t लिया। ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है 2d/t। समझ में आई बात आपने। तो यहां पे बहुत ध्यान से क्वेश्चन करना रहता है। आपने लिख दिया 4 बराबर दूरी बटा समय, आधा ही आएगा, आधा ऑप्शन में दिया रहता, गड़बड़ा जाएगा मामला, ठीक है। तो याद से बहुत आराम से इसका सवाल आपने करना है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई बात। चलिए कुछ और बातों पे भी हम ध्यान देते हैं अब। तो यहां से ये चीज हो गई। एक चीज और यहां बताना चाह रहा हूं, मान लीजिए तरंग है कोई, इस तरह की कोई तरंग चली, दिस इज अ साइन वेव। तो ये तरंग है कोई, ठीक है। एक तरंग है यहां से, मान लीजिए मैं एक स्लाइड और ले रहा हूं, यहां पे बना रहा हूं। बहुत ध्यान से देखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, किसी भी समय एग्जाम में यह इससे सवालें बहुत अच्छी बन सकती हैं। ये मेरा अनुमान है और मेरा अनुमान जनरली सही निकल जाता है कभी कभी, ठीक है। अगर यह इस तरह से तरंग चलती चली जा रही है तो याद रखिएगा यहां से लेकर के ये यहां तक पूरा, ये जो पूरी लंबाई है जहां पे पूरा एक खत्म कर रहा है अपना पूरा एक सर्कल, एक साइकिल खत्म कर रहा है चल करके, इसको क्या कहा जाता है, इसको तरंगदैर्ध्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तरंगदैर्ध्य कहा जाता है, वेवलेंथ कहा जाता है, वेवलेंथ। इसको और कैसे पूछा जा सकता है, ये दो पॉइंट दिख रहे हैं ना, ये इसको इंग्लिश में बोला जाता है क्रेस्ट। क्या बोला जाता है, CREST, क्रेस्ट बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, क्रेस्ट बोला जाता है। और हिंदी में बोला जाता है श्रृंग। क्या बोला जाता है, हिंदी में क्या बोला जाता है, ठीक है ना, मेरे ही नाम जैसा है, श्रृंग, क्रेस्ट बोला जाता है। और जो नीचे के दोनों पॉइंट्स है ना, इनको क्या इस तरह से क्या बोला जाता है, इनको गर्त बोला जाता है, ट्रफ, TROUGS, ट्रफ। तो ऐसे भी बोल सकता है। जैसे ये बताइए यहां से अगर देखें, यहां से भी अगर आप चलें ऐसे तब भी तो पूरा वेव कंप्लीट हो रहा है ना। देखिए आप यहां से चले, उसी तरह से वापस रिपीट। वेव कंप्लीट का मतलब होता है कि वैसा ही पैटर्न वापस चालू हो जाए। तो ये बताइए, मान लीजिए यहां से चले हैं और यहां से 0 से स्टार्ट किया, अब ये देखिए आइए इसी तरह का कहां से वापस चालू हो रहा है, यहां से, मतलब यहां तक पूरी एक तरंग। अब यहां से अगर शुरू किए, ऐसे आए यहां के वापस वैसे ही चालू हो जा रहा है, मतलब यहां से यहां तक जो है एक वेव है पूरी। तो दो श्रृंगों के बीच की दूरी भी क्या कहलाती है, तरंगदैर्ध्य कहलाती है। और दो गर्तों के बीच की भी दूरी क्या कहलाती है, तरंगदैर्ध्य कहलाती है। तो मतलब 2 क्रेस्ट की जो बीच की दूरी है वो अभी क्या कहलाती है, लैम्डा। जो दो ठो क्रेस्ट आपको दिख रहे हैं ना, ये पूरी दूरी भी क्या है आपकी, यहां से यहां तक लैम्डा ही तो है। और उसी तरह से यहां तक भी क्या है आपकी, यह पूरी लैम्डा है। और दो ट्रफ्स के बीच में भी क्या है, जो दूरी आएगी वह क्या है मेरे भैया, लैम्डा है। एक बात ये समझिए, ठीक है, एक बात ये समझिए आप, टफ चीज़ें हैं यार, वो लेक्चर्स मेरे ऐसे ही रहते हैं थोड़ा और ज्ञान लीजिए आप। यहाँ पर मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, ध्वनि अगर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये मामला बड़ा डेंजरस है, ठीक है, दिल का मामला नहीं है तो पढ़ाई का ही, लेकिन है बड़ा डेंजरस। सुनिएगा बहुत आराम से। अगर ध्वनि
एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति कर रही है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, मान लीजिए हवा से पानी में जा रही है, पानी से हवा में आ रही है, जो भी हो, अगर ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, अगर ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो उसकी चाल पे फर्क पड़ जाएगा, तो उसकी चाल पर फर्क पड़ जाएगा, ठीक है, उसकी चाल पर फर्क पड़ जाएगा, लेकिन आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बहुत ध्यान से सुनिए, अगर नोट कर लीजिएगा कहीं, अगर ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति कर रही है, उसकी चाल पर फर्क पड़ जाएगा, लेकिन उसकी आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है बात। और अगर v बराबर न्यू लैम्डा होता है, याद रखिएगा, v बराबर न्यू लैम्डा, ये फॉर्मूला होता है, v है यहां वेग, ये न्यू जो इस तरह से लिखा है यह है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, और ये जो लैम्डा लिखा है आपको पता है वेवलेंथ, तरंगदैर्ध्य, क्या लिखा है, तरंगदैर्ध्य लिखी है। तो याद रखिएगा कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर गति में परिवर्तन हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है, पर आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। और जब आवृत्ति में परिवर्तन नहीं हो रहा होता है तो वेग परिवर्तन, इस समीकरण को सही ठहराने के लिए क्या करना पड़ेगा, तरंगदैर्ध्य को बढ़ना या घटना पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर एक माध्यम से, ये सवाल देखिए मैं बोल रहा हूं तो पढ़ा रहा हूं तो आप जेन्युइन चीज है, एग्जाम में आने वाले समय में ये पूछी ही जाएगी किसी न किसी तरह से। तो याद रखिए कि अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में यह गति कर रही है, प्रकाश के साथ क्या हो रहा है मैं वहां पे बात करूंगा, प्रकाश में, फिलहाल अभी ध्वनि की बात कर रहा हूं कि अगर यह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति कर रही है तो इसकी गति में परिवर्तन होगा, वह किस माध्यम से किस माध्यम में जा रही है डिपेंड कर रहा है, कम होगी ज्यादा होगी वो अलग विषय है, पर गति या वेग में परिवर्तन होगा, आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तरंगदैर्ध्य में परिवर्तन होगा, ठीक है। तो कौन सी दो चीजें हैं जो चेंज हो जाएंगी, वह है आपका वेग और तरंगदैर्ध्य, और कौन सी चीज है जो चेंज नहीं होगी, वह है आवृत्ति, अगर ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो। क्लियर बात। चल अब आगे चलते हैं जरा, यहां तक ये चीज क्लियर है, ये पूछी जाती है मेरे भैया। अब जो नेक्स्ट चीज आती है यार, ठीक है, जो नेक्स्ट चीज आती है उसको जरा सुनिएगा आप लोग बहुत ध्यान से। अब यहां तक बातें हो गई हैं, अब मैं आगे आपको एक बात बता रहा हूं, रेजोनेंस, इसके बाद पिच बताऊंगा आपको। रेजोनेंस उसको कहा जाता है अनुनाद। रेजोनेंस एक कंडीशन होती है, रेजोनेंस। अनुनाद या अनुनाद भी लोग लिखते हैं, ठीक है ना। रेजोनेंस, रेजोनेंस तरंगों में होता है, वह ध्वनि तरंगे हों या किसी और प्रकार की भी तरंगे हो सकती हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में लोग पढ़ लेते हैं पैरेलल आरसी जो है आरएलसी रेजोनेंस होता है, ठीक है, पैरेलल रेजोनेंस होता है, अनुनाद होता है। तो जब तरंगे क्या है यह मैं आपको यहां बताता हूं किस तरह से है। यहां ध्वनि तरंगों की हम अनुनाद की बात करेंगे। देखिए, हर एक ऑब्जेक्ट का अपना अपना एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होता है, आवृत्ति होती है, अनुनाद आवृत्ति होती है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है हर एक ऑब्जेक्ट की। यह बॉटल है, इसकी है, यह कलम है जिससे मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, इसकी भी है, कांच की ग्लास है, उसका है, शीशे हैं, सबकी, मेरी खुद की भी अपनी अपनी एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। क्या मतलब है इसका? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि अगर यह बॉटल है, इसकी कुछ ना कुछ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है अपनी। अगर मैं किसी आवृत्ति को, मान लीजिए कोई एक
इसका मुझे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इस बोतल का पता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, टफ टॉपिक में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इसकी एक अपनी क्या है, एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। अगर कोई ध्वनि वेव मैं इसके ऊपर डाल रहा हूं जिसकी आवृत्ति इसकी रेजोनेंस आवृत्ति के इक्वल हो जा रही है, जो ध्वनि वेव में डाल रहा हूं उसकी कुछ आवृत्ति होगी। मान लेते हैं मैं वही आवृत्ति की तरंग इसके ऊपर डाल रहा हूं जो इसकी रेजोनेंस आवृत्ति है, तो रेजोनेंस जैसे ही वह इसके साथ मैच कर गया, दोनों का मैच कर गया, तो अब इसके जो कण हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर वह क्या काम करते हैं, कंपन करने लगते हैं, अपनी जगह पर ही कंपन करने लगते हैं। और जैसे ही उससे ज्यादा आवृत्ति हुई, ये इतने तेज कंपन करने लगते हैं कि यह बोतल तक बिखर जाएगी। ठीक है, जैसे डीजे वगैरह बजता है तो आप नहीं देखते धक धक खिड़कियों पर भन्न भन्न झन्नाती हैं खिड़कियां जो कांच की बनी रहती हैं, उससे वह साउंड निकल रहा, अगर वह थोड़ी और तेज हो जाएगी, वह ध्वनि अगर थोड़ी और तेज हो गई तो वह क्या करेगा, वह कांच के जो अणु है उसकी जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है और जो ध्वनि डीजे की निकल रही है दोनों मैच कर गई, तो यह अपनी जगह पे कंपन करने लगेगा और कंपन करते वक्त उसके अणु अपनी जगह छोड़ देंगे और वह चटक जाएगी चीज, वह बिखर जाएगी चीज। समझ रहे बात मैं आपको क्या कह रहा हूं? तो यह अनुनाद कहला रहा है। एक आवृत्ति उस चीज की अगर आवृत्ति के साथ मैच कर गई तो वह आवृत्ति अनुनाद आवृत्ति रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है बात। जैसे एक ओपेरा सिंगर होती है, एक ओपेरा सिंगर होती है, आप देखते हैं वो आवाज एक लेकर निकालती है, उसके सामने ग्लास रखा रहता, आपने देखा होगा कभी, वो कांच को तोड़ देती है, वह इस तरह की आवाज, पतली आवाज या जिस तरह की आवाज निकाले, वो प्रैक्टिस से आता है, वह उसी आवृत्ति की आवाज निकाल रही है, उसी आवृत्ति की ध्वनि निकाल रही है जिसकी वह जिससे जो कि उस ग्लास के अणुओं की आवृत्ति है। ठीक है, वो कंपन करने लगेंगे, उसकी रेजोनेंस, उस ग्लास की जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वह उसकी ही आवाज, उतनी फ्रीक्वेंसी की आवाज निकाल रही है, वो निकाल रही है, सामने कांच है। अब वह क्या हुआ, दोनों मैच कर गया। अब मैच कर गया तो इसके क्या काम करने लगे, ग्लास के अणु जो है वो अपनी जगह पे कंपन करने लगे, और जैसे ही थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा इतनी तेज कंपन करने लगेंगे कि उसके अणु अपनी जगह छोड़ देंगे और कांच क्या होगा, टूट जाएगा। ठीक है बात। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या आ जाएंगे, बॉडी में डिफॉर्मेशंस आ जाएंगे, वह सही से सुसंगठित नहीं रह जाएगी, वह टूट जाएगी। ठीक है, उसके अणु बिखर जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे। हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी अपनी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है। अब इसके उदाहरण जरा एक आध सुनिए, ये भी मैं एग्जांपल ही बता रहा था आपको, ओपेरा सिंगर वगैरह वाला। अगर जैसे क्या होता है, जो पुल होता है, जो हमारे सिपाही हैं, सैनिक हैं, वह अगर सुबह अपना मार्च पास्ट करते हैं, ठीक है, वो पुल वगैरह के ऊपर एक जानते हैं वो लोग एक तरह से कदम ताल करते हुए चलते हैं, एक साथ उनका लय इस तरह से रहता है, एक साथ उनका पैर उठते हैं रखाते हैं, पैर उठते हैं रखाते हैं। तो उनको ये हिदायत दी जाती है कि अगर आप किसी ओवर ब्रिज वगैरह से या किसी ब्रिज पर जा रहे हैं और कई लोग ढेर सारे हैं अगर, और मार्च पास्ट करते हुए अगर आप जा रहे हैं तो कृपया मार्च पास्ट करते ना जाइए, आप आराम से पैदल कदम ताल करते हुए सब लोग निकल जाइए, क्योंकि जब एक साथ आप मार्च पास्ट करते हैं तो सब लोग एक समय पर एक तरीके की आवृत्ति जनरेट कर रहे होते हैं, और वह गलती से वो जो आपने पांव पटका है, जो आपने रखा है पैर अपना, उस समय जो ध्वनि की जो निकली है, वेव निकली है, वह गलती से अगर उस ब्रिज की, जो ब्रिज का भी तो किसी न किसी मटेरियल से ही बना है, अगर वह उससे मैच कर जाता है, मेल खा जाता है, तो वह उस ब्रिज में डिफॉर्मेशंस ला सकता है, उसके अणु इधर उधर हो सकते हैं ब्रिज के टूटने का भी खतरा जो है बढ़ सकता है। तो इस वजह से उनको बोला जाता है कि आप बिना मार्च पास्ट करते हुए निकल जाइए। तो क्या रहेगा, सब लोग अपना अपना आराम से निकल जाएंगे, कोई किस तरह पैर रख रहा है, कोई किस तरह, तो एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी जनरेट नहीं होगी। तो इस वजह से उनको मना किया जाता है। क्या आपको ये रेजोनेंस समझ में आया? ये समझने वाली चीज है, इसको मैं समझा ही सकता हूं, या लिखाने के लिए इसमें कुछ नहीं रहता है मेरे लिए। ठीक है, तो जितनी चीजें मैंने आपको समझाई आपको समझ में आई है, उम्मीद है। नेक्स्ट जरा आगे की बात करते हैं। पिच, तारत्व। क्या है? पिच, तारत्व। पिच, तारत्व कहते हैं इसको, तारत्व, पिच।
पिच ऐसे डिफाइन किया जाता है यार कि क्रिकेट वाली पिच नहीं जो समझ रहे हो, ठीक है। तारत्व तो एक अलग चीज है, उसको जरा सुनिए आप। इससे बस आपको केवल एक चीज ये याद रखनी है, आवाज जितनी पतली तारत्व उतना ज्यादा, आवाज जितनी मोटी तारत्व उतना कम, ठीक है। आवाज जितनी पतली होगी तारत्व उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, पतली आवाज तारत्व ज्यादा, और जब तारत्व ज्यादा होगा तो याद रखिएगा आवृत्ति उस आवाज की बहुत ज्यादा होगी, आवृत्ति बहुत ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। तो अगर कोई आपसे कहे तारत्व बढ़ाते जा रहे हैं तो आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वह भी बढ़ेगी। तारत्व घटाते जा रहे हैं तो आवृत्ति क्या होगी, घटती जाएगी। तो मोटी आवाज जो होती है, जैसे अगर मैं कहूं एक लड़का है और एक लड़की है, अगर क्योंकि तुम लोग उसी भाषा में समझते ही हो तो अब क्या किया जाए, तो अगर वह दो लोग हैं तो लड़की की आवाज थोड़ी सी मधुर पतली होगी, ठीक है। हालांकि सबका केस ऐसा नहीं होता है, तो हाँ फिर कहोगे कि सर आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है। पर्सनली सुनता भी तो रहता हूं, समाज में निकलता हूं कि नहीं निकलता हूं, है ना, समाज में निकल रहा हूं ना मेरे भैया। तो जो लड़की की आवाज है वह थोड़ी पतली रहती है, तो पतली रहती है आवाज तो वह उसकी आवृत्ति ज्यादा। लड़के की आवाज थोड़ी भारी, है ना, कुछ एक्सेप्शन रहते हैं भैया, उनको जाने दो, ठीक है। लड़के की आवाज थोड़ी भारी, अब किसी का सुरैया जैसा भगवान अब दया करके भेज दिए तब उसका क्या किया जाए, ठीक है। तो जो लड़के की आवाज रहती है थोड़ी भारी रहती है, थोड़ी मोटी आवाज रहती है, तो उसकी आवृत्ति कम रहेगी, और आवृत्ति कम रहेगी तो तारत्व तो क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है बात। जैसे बांसुरी बजाते हैं लोग, ठीक है। बांसुरी और फ्लूट और ढोलक, किसकी आवाज पतली है, बांसुरी की, तो तारत्व तो किसका ज्यादा, बांसुरी का। ढोलक की आवाज फटा ढोल, ठीक है, तो वो क्या है, वह जो है वह उसका तारत्व ज्यादा है, आवृत्ति उसकी कम होगी। बात समझ में आई आप लोगों को। देखिए यार कुछ चीजें समझाई जा सकती हैं, है ना, कुछ चीजें समझाई जा सकती हैं और कुछ चीजों को लिखाना पड़ता है, तो यहाँ समझने वाली बातें हैं, ठीक है। आगे आते हैं डॉपलर प्रभाव, ठीक है, आगे आते हैं डॉपलर प्रभाव, डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर प्रभाव, ठीक है। क्या आते हैं डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, डॉपलर एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, डॉपलर साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस प्रभाव के बारे में बताया हुआ है, और जो है इसी को जो है हम लोग देखते हैं। कहाँ गया पेन भैया, चलिए। डॉपलर प्रभाव, अगर किसी ध्वनि स्रोत में और श्रोता में एक अपेक्षित गति हो रही है अगर, तो श्रोता को जो ध्वनि आ रही है या उसको या उसकी ध्वनि में जो परिवर्तन आएगा, ध्वनि कह रहा हूं, उसकी जो आवृत्ति में जो ध्वनि आ रही है उसको उसकी आवृत्ति में परिवर्तन लगेगा। जैसे मैं इसको ऐसे सिंपल करके बता रहा हूं यार, ऐसे सुनिए आप। मैं खड़ा हुआ हूं, ट्रेन आ रही है उधर से, तो मेरे हिसाब से ट्रेन तो चल रही है ना, और ट्रेन के हिसाब से मैं पीछे जा रहा हूं, तो क्या एक सापेक्षित गति हो रही है हमारे बीच में, रिलेटिव मोशन हो रहा है ना। ट्रेन के लिए मैं पीछे जा रहा हूं, मेरे लिए ट्रेन आगे आ रही, भले मैं खड़ा हुआ हूं, लेकिन गति तो हो रही है ना दोनों तरफ। तो ऐसे केसेस में अगर वो हॉर्न मार रहा है तो मुझे मालूम लग जाएगा कि मेरी तरफ ट्रेन आ रही है कि जा रही है, क्योंकि जो आभासी आवृत्ति है उसकी वो मुझे पता लगती रहेगी कि हाँ यार ये तेज आ रही है, या उसको तो आवृत्ति में जो चेंज होगा वही हमें यही क्या बताता है, डॉपलर इफेक्ट बता रहा है। कोई चीज हमसे दूर जा रही है
तो उसकी आवृत्ति कम होने लगेगी धीरे धीरे। कोई हमारे पास आ रही है तो बढ़ने लगेगी, ठीक है। तो इसी को क्या कहा जा रहा है, डॉपलर प्रभाव कहा रहा है। अगर दो वस्तुएं हैं, एक उसमें से श्रोता है, दूसरा, अगर मैं एक जनरल बात कह रहा हूं, और दूसरा एक क्या है, ध्वनि का स्रोत है, तो दोनों के बीच में अगर सापेक्षित गति हो रही है तो श्रोता को उसके जो आवृत्ति है, ध्वनि की आवृत्ति में परिवर्तन प्रतीत होगा। अगर वह दोनों के बीच में मोशन हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो इसी प्रभाव को क्या बोला जाता है, डॉपलर प्रभाव बोला जा रहा होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई, बात क्लियर है। ठीक, यहां पे एक छोटा सा पॉइंट यहां पे लिख दे रहा हूं। मैक आपने सुना है, मैक, MACH, मैक। मैक एक ध्वनि की रफ्तार है, 332 मीटर प्रति सेकंड बराबर 1 मैक होता है। ठीक है, 332 मीटर प्रति सेकंड बराबर क्या होता है, 1 मैक होता है। क्लियर है बात, ठीक है। तो यहां पर जो है आप इसको बहुत अच्छे से याद रखिए, इन चीज़ों को जो मैंने आपको भी समझाई हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके काम आएंगी। तो यहाँ पर जो है ध्वनि का टॉपिक जो है वह कंप्लीट हो गया है। और चलिए आइए जल्दी जल्दी, हम लोग के पास एक पीछे टेस्ट रखा हुआ है, जल्दी जल्दी हम उसको सॉल्व करते हैं। और जितना आपको ध्वनि में पढ़ाया हूँ, जो चीज़ें समझाई हैं, कुछ मान लीजिए इक्का दुक्का पॉइंट रह जाते हैं तो वो आपको इसी में जो टेस्ट सीरीज पीछे चल रही है इसमें मिल जाएंगे। तो चलिए सब लोग तैयार बैठे हैं, एक पेज पे 3-3 क्वेश्चन आएंगे, धड़ाधड़ कमेंट सेक्शन में आंसर करना। बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं 5 मिनट में पूरा कराऊंगा। आप लोग इतने तेज हैं कि आप लोग मेरा सपोर्ट करिए, जल्दी जल्दी निपटाते हैं। ठीक है यार, चलो देखिए सवाल दिख रहा है आपको, सवाल देखिए। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं, जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं घड़ी में जो प्रयोग होते हैं, पहले आप लोग देख लीजिए, जल्दी जल्दी आंसर करिए, कमेंट सेक्शन में जल्दी आंसर करिए। ये पूरे 20 सवाल हैं, मुझे 5 से 7 मिनट में करवा देने हैं भैया। ठीक है, समय का अपना अपना इशू होता है, सबके लिए होता है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी करिए। चले देखिए, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं, याद रखिएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड होते हैं। आप लोग को, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, याद रखिएगा जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं ना, क्वार्ट्ज मतलब आप बालू समझा करिए, बालू, तो बालू सिलिकॉन से ही बनी रहती है। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जहां सिलिकॉन देखें वहां क्वार्ट्ज पे चले जाया करिए, QUARTZ। बहुत से लोग कहते हैं सर घड़ी के ऊपर लिखा रहता है, और लिखे रहते हैं, वो अलग विषय है वो। ठीक है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल। ब्रोमीन होती है, ब्रोमीन क्या होता है, लिक्विड होती है, गैस होती है। ब्रोमीन रंगहीन गैस, भूरी ठोस, अत्यंत ज्वलनशील गैस, लाल द्रव। तो भैया जो ब्रोमीन होता है वह लाल कलर का द्रव होता है, लाल और क्या भूरे रंग का। ठीक है ना, क्या होता है, द्रव होता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप फंस रहे होंगे, सही से आंसर नहीं आ रहे हैं, सब लोग आंसर करिए सही से। अब लोगों को लग रहा होगा कि सर तो क्लास ले रहे हैं, तो रिकॉर्डेड क्लास है, आंसर कैसे देख रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूं ना, क्योंकि मुझे पता है क्या हो रहा होगा। ठीक है, अब तुम लोग को समझ गया हूं मैं। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली जो गैसें हैं वो क्या है, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन। मर जाएगा कोई, उड़ जाएगा वहीं ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, हाइड्रोजन तथा एसिटिलीन। ठीक है भैया, इसका आंसर है ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। क्या होगा, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। जितने लोग NTPC, CHSL, बिहार पीसीएस या और भी किसी पीसीएस, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है यार उसके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता हूं। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप में जो गैल्वेनाइज्ड किया जाता है, ठीक है, गैल्वेनाइज्ड लोहा, जल्दी जल्दी। अच्छा आप लोग देखिए, मैं हट जाता हूं स्क्रीन से, आप लोग सवाल देखिए, जल्दी से देखिए, और उसका जो है आंसर कमेंट सेक्शन में जल्दी से करके बताइए, जल्दी करिए, फास्ट। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप में परत होती है भैया, गैल्वेनाइज्ड लोहे को जंग से बचाने के लिए किया जाता है, जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। दृश्य स्पेक्ट्रम तरंगदैर्ध्य सीमा है, जो दृश्य स्पेक्ट्रम होता है, जब मैं लाइट पढ़ाऊंगा तो आपको ये सब बताऊंगा वहां पे चीजें। उसके स्पेक्ट्रम की जो संख्या क्या होती है, जो लिमिटेशन होती है, वो क्या होती है, 3900 से लेकर के 7600 एंगस्ट्रॉम होती है। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट है। जब मैं आपको अभी क्या कराऊंगा, केमिस्ट्री कराऊंगा तो उस समय बताऊंगा, लेकिन अभी सवालों का सीरीज चल रहा है तो करना तो है ही ना कुछ अपने को। कार्बोनेट्स होते हैं,
नेक्स्ट आ जाइए, सवाल देखिए सब लोग जल्दी जल्दी, 7वां 8वां 9वां, ठीक है। और जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं कृपया करके वो सब के सब देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्जाम में आप आएंगे दे करके तो मुझे बताएंगे कि हाँ सर जो बताया था बहुत इंपॉर्टेंट था, काफी कुछ उससे फंस गया, ठीक है। चलिए देखिए, वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, जस्ता, मैग्नीशियम, लोहा, गंधक। गंधक, नीला थोथा का रासायनिक रूप क्या है? सोडियम सल्फेट, निकल सल्फेट, कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट। वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, नीला थोथा। एक परमाणु के केंद्र का धन आवेशित हिस्सा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन या तो नेगेटिव होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन आंसर होगा जो कि धन आवेशित होता है। चलिए नेक्स्ट सवालों पर आते हैं भैया, ठीक है। एक ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कपूर है, कपूर उड़ जाता है, ठीक है। और जो है आपका, आपने देखा होगा जो बाथरूम वगैरह में नेफ्थलीन की बॉल्स रखी जाती हैं, सफेद वाली छर्रे वाली, सीधे मतलब कि ठोस से बिना द्रव में आए गैस में चला जाना, इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कपूर वगैरह उड़ जाता है वह बात हो रही है, यहां क्या है? उसके लिए ऊर्ध्वपातन कहते हैं, अंग्रेजी वाले समझने, सब्लिमेशन। इट इज कॉल्ड एट सब्लिमेशन प्रोसेस इन विच सॉलिड कन्वर्ट्स डायरेक्टली इनटू गैस विदाउट कमिंग इन लिक्विड स्टेट। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपापचय नियंत्रित करता है? इंपॉर्टेंट है। अब आपको यहां क्या दिख रहा है? वसा को नियंत्रित कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, न्यूक्लिक अम्ल को। शुगर चीनी के ऊपर नियंत्रण करता है, उसका बेसिक ग्लूकोज का जो पोर्शन मिलता है वो हमको कहां से मिलता है मेरे भैया? कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। तो इसके लिए इंसुलिन किसका मतलब मेटाबॉलिज्म पर नियंत्रण रख रहा है? वह रख रहा है कार्बोहाइड्रेट पे। आइए, निम्न में से एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक मेरे भैया है सल्फाडाइजिन। ये सब देखिए सब पेन किलर्स हैं, एस्पिरिन, पैरासीटामॉल, पेनिसिलिन, these all are painkillers. Antibiotic is sulfadiazine, sulfadiazine, clear? चलिए नेक्स्ट सवाल, कौन कार्बोहाइड्रेट, इसमें से मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट किस में ज्यादा पाया जाता है? सवाल में थोड़ा सा यार ये ट्रिक है, ठीक है, इसको बहुत ज्यादा मैटर मत करिएगा। इसका सवाल आंसर आप 13वें का गलत भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 13वें के जाना तो 14वें पर आओ। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है, जल्दी बताइए। सोना, चांदी, पारा, प्लैटिनम। आप जानते होंगे पारा। अब हो सकता है एक आध क्वेश्चन मुझसे भी गलती आंसर निकल जाए, ठीक है, क्योंकि जल्दी में हूं तो मतलब थोड़ा जल्दी करा रहा हूं, बस ये है, थोड़ा तेज करा रहा हूं, आपको भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सोचत रहो, समय निकल जाए। स्टेनलेस स्टील, जो स्टेनलेस स्टील आते हैं बर्तन, आप समझ रहे हैं ना, वो मुख्यतः किससे बने होते हैं? जरा देखिए किससे किससे मिलके बने रहते हैं, जरा जल्दी देखिए। चलिए, लोहे और निकल से बने होते हैं, लोहा और क्रोमियम से, तांबे और क्रोमियम से, लोहे और जस्ते की। तो लोहा और क्रोमियम मिलाया जाता है तब जाकर के स्टेनलेस स्टील का निर्माण होता है। और भी चीजें रहती है लेकिन मेन मात्रा किसकी रहती है? लोहे और क्रोमियम की। नेक्स्ट आइए, टूटी हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो पीओपी इस्तेमाल किया जाता है, जो प्लास्टर जिससे बांधा जाता है, उसमें मुख्य घटक क्या रहता है? बुझा चूना रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट रहता है, कैल्शियम ऑक्साइड रहता है और जिप्सम रहता है। बहुत से लोग कैल्शियम कार्बोनेट को आंसर कर सकते हैं पर इसका वह सही उत्तर नहीं होगा, इसका सही उत्तर होता है जिप्सम, ठीक है। क्या होता है? जिप्सम। जिसको दिक्कत होगी जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं वहां पर इस सवाल को आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। जिसको लग रहा होगा, ठीक है, मैं यहां पे बताऊंगा जिप्सम किस तरह से है। जिप्सम का इस्तेमाल सीमेंट वगैरह में भी किया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? विटामिन B1 क्या संतरा में पाया जाता है? विटामिन डी कार्ड यकृत तेल से, तेल यहां होगा, कार्ड यकृत तेल से। विटामिन ई गेहूं अंकुरित तेल से, और विटामिन के अल्फाल्का, ठीक है। तो याद रखिएगा संतरा में जो है विटामिन सी होता है, तो यही सही सुमेलित नहीं है, पूछा है नहीं है। बाकी विटामिन डी कार्ड यकृत तेल यस मिल जाता है यहां से,
अंकुरित गेहूं के तेल उससे मिल जाता है यह विटामिन ई, और विटामिन की अल्फाल्का से भी मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा अल्फाल्का। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन किसका बहुलक है? मैं आपको पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री के सेक्शन में टेफ्लॉन। टेट्राफ्लोरोएथिलीन, विनाइल क्लोराइड, क्लोरोप्रीन और एसिटिलीन, इसके नाम में है टेफ्लॉन, टेट्राफ्लोरोएथिलीन। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, टेट्राफ्लोरोएथिलीन। नेक्स्ट आइए, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में से निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण के लिए तो ये हार्मोन, इससे तो मतलब नहीं है एंजाइम और हार्मोन से। अब या तो आरएनए या तो डीएनए, तो आपको पता होगा डीएनए टेस्ट किया जाता है, तो इसका सबसे जो सटीक आंसर है वह है डीएनए। ये मेरे सवाल मेरे खुद के बनाए हुए नहीं हैं, ये बहुत अच्छे एग्जाम्स में पूछे गए हैं बार बार, और काफी अच्छे एग्जाम से पूछे गए। ये उसकी श्रृंखला में आपको करा रहा हूं, जो भी डेली भी इस क्वेश्चन करा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, और बहुत काम आने वाला है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? किसकी मात्रा? पहली बात तो अम्ल वर्षा में HNO3 और H2SO4 ये दोनों की मात्रा रहती है। अब इन दोनों में सबसे ज्यादा देखें अगर, तो अम्ल वर्षा वगैरह मैं एक वीडियो पूरा अच्छे से बनाऊंगा, आप सबको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, एग्जाम के पहले ही आप देखिएगा। HNO3 और H2SO4, तो H2SO4 जो है इसकी मात्रा ज्यादा रहती है HNO3 के मुकाबले। नाइट्रिक अम्ल है या सल्फ्यूरिक अम्ल है? सल्फ्यूरिक अम्ल का मात्रा ज्यादा रहता है अम्ल वर्षा में नाइट्रिक अम्ल की अपेक्षा। ठीक है, ये आपको लिंक में भी मिल जाएगा, वेबसाइट की साइट पे भी मिल जाएगा आपको, यह क्विज जो मैंने कराया है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या आपको लेक्चर समझ में आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं? तो प्लीज़ अच्छा कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दिया करो यार कभी कभी ग्रुप्स में। ठीक है, ताकि एक हमको भी मोटिवेशन मिले, है ना। तो चलिए आज का जो है सेशन यार मैं यहीं स्टॉप करता हूँ। जाओ अच्छे से खाओ पियो, मज़ा करो, है ना। सोना बाबू भी कर लिया करो जिसके हैं, अब मैं मना नहीं करता हूँ। ठीक है, क्या करें, अब दिल का मामला है, वो किसी के समझाने से थोड़ी कुछ होगा। ठीक है, दुनिया पलट जाए, कोई समझने को तैयार नहीं होता इस मामले में, ना कोई सुनने को तैयार है। छोड़ो, मैं भी भटक जाता हूँ, थक गया हूँ लग रहा है ज़्यादा। चलिए मुलाकात करते हैं कल की क्लास में, देखते हैं क्या टॉपिक लेके आएंगे, बड़ा बढ़िया सा टॉपिक लेके आएंगे। ठीक है, चले बाय।